हेलो फ्रेंड्स, अब तक की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पूरा एग्जीक्यूटिव हमने खत्म कर लिया था, कैग और अटॉर्नी जनरल पढ़ के। आज की क्लास में हमको पढ़ना है विधायिका संसद। विधायिका का मतलब क्या है? जहां विधि बनती हो या परिवर्तन होती हो। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए पहले से कोई विधि है, कोई लॉ है, तो वो लॉ चेंज भी तो होता है अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हम लोग पढ़ते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या बताता है कि संसद नया भी बना सकता है और पुराने को क्या कर सकता है? बदल भी सकता है। तो संसद क्या है? संसद केंद्र की विधायिका है। जब केंद्रीय स्तर पे विधि जो बदलती है, जो लॉ चेंज होते हैं या नए बनते हैं, वो कहां बनते हैं? संसद में बनते हैं। तो संसद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो क्या है? वो ये बताता है कि पार्ट 5 में है प्रावधान और आर्टिकल 79 से 122 तक। ये बात आपको समझनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस पार्ट में संसद है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी अंग क्या क्या है। तो अंग में भी हम लोग राष्ट्रपति पढ़े थे, तो ये पढ़े थे कि सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, ये तीनों मिला के क्या बनाती हैं? संसद बनाती हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा जो है, इनके नाम भी हैं। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस रेस्पेक्टिवली। अब आपको यह समझना है कि यह सिर्फ इनका नाम है। इससे यह मतलब नहीं है कि कोई सुपीरियर है, कोई लोअर है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि किसी का नाम क्या हो सकता है, कुछ मान लीजिए आपका नाम है शेर सिंह, लेकिन आप डरपोक हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका नाम मिठाई लाल हो और आप कड़वा बोलते हो। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि ये सिर्फ नाम है और नाम होना आपकी सुपीरियरिटी को नहीं बताता है। अब एक चीज ये भी है कि कुछ स्पेशल पावर लोकसभा के पास भी है और कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा के पास भी है। तो ये दोनों स्पेशल पावर से दोनों जो है सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होते हैं, दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे क्या लोकसभा और राज्यसभा में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि दोनों बराबर हैं। अब आपको जब ये चीज समझ में आ गई तो उसके आर्टिकल याद कर लीजिए। पार्लियामेंट 79, लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। अब ये चीज आपके दिमाग में, क्योंकि मैक्सिमम अब होता ही है एग्जाम्स में, अगर आप पीसीएस तक के एग्जाम्स देते हैं तो फैक्चुअल बेसिस पे एग्जाम्स ज्यादा होते हैं, तो आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। मैं आपको यहां समझा रहा हूं, मगर आपको समझने के साथ साथ, क्वेश्चंस के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वो फैक्ट होना चाहिए जिससे आप क्या कर सके? एलिमिनेट कर सके क्वेश्चंस को। अब जब आप ये समझ में आ गया तो हमने बताया कार्य क्या था? विधि बनाना। लेकिन संसद का कार्य विधि बनाना किस स्तर पे है? केंद्रीय स्तर पे है। केंद्रीय स्तर का मतलब यहां जो बनेगा नियम वो पूरे देश में लागू होगा। अब एक चीज ये समझ में, अब हमको अलग अलग इसमें पढ़ना है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग पहले लोकसभा पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लोकसभा। तो अब हम लोकसभा पढ़ेंगे। लोकसभा में एक चीज ये समझने वाली बात है कि जब हम यहां लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा राज्यसभा हम डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू हम लेने के लिए यहां पे लोकसभा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये समझना है कि आम चुनाव कब हुए थे भारत की आजादी के बाद। तो आप सभी जानते हैं कि 1952 में आम चुनाव हुआ। जो लोकसभा का चुनाव होता है उसको आम चुनाव बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो जब आम चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनी गई, और लोकसभा चुनी गई तो लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो उसका आंसर है 13 मई 1952। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अब देखिए एक चीज यहां से ये समझने वाली बात है कि ये अगर देखिए तो हिस्ट्री भी है लोकसभा की पहली बैठक और पॉलिटी भी है। तो इसको डिस्टिंग्विश कर पाना कि पॉलिटी है या हिस्ट्री है ये मुश्किल है, लेकिन आपको ये डेट याद होनी चाहिए। 13 मई 1952 में लोकसभा की पहली बैठक हुई। अब लोकसभा जब आ गई, चुन लिए, लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे कि आप सांसद चुनते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कहां के सांसद हैं? वाराणसी के सांसद हैं। तो अब आप समझ में रहे होंगे कि सांसद होते क्या हैं। तो जब आप सांसद चुनते हैं तो वो जाके कहां बैठते हैं? लोकसभा में। तो इनका चुनाव एक तरीके से क्या हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। और प्रत्यक्ष के लिए मैंने क्या बताया है? प्रत्यक्ष चुनाव वही होगा जिनको हम डायरेक्ट चुनेंगे। तो हम सांसद डायरेक्ट चुनते हैं, तो सांसद का चुनाव कैसा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव है।
तो अब एक चीज बताइए कि लोकसभा को बुलाता कौन है? तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि सत्राहूत, आहूत करने का मतलब होता है बुलाना, तो सत्र को बुलाना, समन करना, ये राष्ट्रपति का काम है। उसके बाद सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है उसको खत्म करना। जैसे सत्र चलता है ना, मॉनसून सेशन होता है, वही मैं कह रहा हूं कि जब मैं लोकसभा बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। यहां एक ओवरव्यू है, मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, बजट सेशन है, तो सेशन खत्म भी तो होगा, चालू होगा तो सेशन को बुलाना और उसको खत्म करना राष्ट्रपति का काम है। अब एक चीज ये भी हो सकता है कि पूरी लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री सलाह दे राष्ट्रपति सर को कि सर आप ऐसा करिए कि लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, तो सरकार गिर जाएगी और उनकी सलाह पे ही होगा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति में। तो जब सलाह देंगे तो वो डिसॉल्व भी कौन करेगा? ये तीनों चीजें, सत्रावसान, उसके बाद सत्राहूत और विघटन, डिसॉल्वेशन जो है कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। अब एक चीज आप ये देखिए, आप लोग कभी कभी लोकसभा टीवी देखे होंगे या सुने होंगे, जब पेपर में देखे होंगे तो आपको ये सुनता है कि एडजर्न कर दिया गया, होता है ना कि 2 घंटे के लिए आपको जो है एडजर्न, 2 घंटे के लिए, बहुत हल्ला किए 2 घंटे के लिए। एडजर्न का क्या मतलब होता है कि 2 घंटे के लिए जो है कार्रवाई रोक दी गई। तो एडजर्न का अधिकार जो है वो लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। अब बताइए, लोकसभा में उसको एक तरीके से कुछ देर रोकने का प्रावधान किसके पास होगा? किसके पास उसकी शक्ति होगी? जाहिर सी बात है उसके स्पीकर के पास। तो ऑप्शन देखिए इस तरीके से भी क्लियर हो जाता है कि लोकसभा का एडजर्नमेंट कौन करेगा। अब उसमें कंफ्यूजन आपको एक जगह होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, कि राष्ट्रपति भी कर सकते हैं या लोकसभा स्पीकर। अब वहां पे दिया रहेगा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर, तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर तो लोकसभा में बैठेंगे ही नहीं। मैं उपराष्ट्रपति पढ़ा रहा तो बताया था ना, जब बैठेंगे नहीं तो कर नहीं सकते। अब लेकिन अगर आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसा कॉन्सेप्ट, कि एडजर्न का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए स्थगित करना, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, या समय न बता के, उसको एडजर्न फॉर अ साइन अ डाई बोलते हैं। ठीक, अब आप इस तरीके से, तो वो कौन करेगा? स्पीकर। लेकिन बुलाना, खत्म करना या डिसॉल्व करना एकदम प्रॉपर, ये कौन करेंगे? ये बड़ा टर्म है, ये प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक, अब ये चीज आप समझ गए। अब समझिए कि जब आप लोकसभा स्पीकर पढ़ लिए तो पहला लोकसभा स्पीकर कौन हुआ? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी में कॉमन है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है विकास करते आया ना, तो वो इतिहास में भी होता है। तो पहले स्पीकर थे जीबी मालवंकर। कौन थे? जीबी मालवंकर सर थे। गणेश वासुदेव मालवंकर इनका पूरा नाम है। ठीक, पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो गणेश वासुदेव मालवंकर। ये क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट स्पीकर। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पहली महिला स्पीकर का नाम बताइए। ठीक, तो उनका नाम था मीरा कुमार। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि करंट स्पीकर का नाम बताइए, तो वो है ओम बिरला सर। अब इससे ज्यादा स्पीकर से क्वेश्चन फैक्चुअल बेसिस पे इस तरीके से, ये ओवरव्यू है। अब हम जब लोकसभा अलग से पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि स्पीकर की पावर क्या है, स्पीकर क्या क्या फंक्शन है उनका, और क्या करते हैं, लोकसभा कैसे चलती है, किस तरीके के बिल्स हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी लोकसभा का ओवरव्यू ले रहे हैं हम। तो एक तरीके से ये बातें क्लियर हो गई कि पहला स्पीकर कौन है? जीवी मालवंकर, दूसरा पहली महिला मीरा कुमार, और तीसरा अभी करंट में कौन है? ओम बिरला सर। अब बताइए मीरा कुमार के बाद कोई महिला स्पीकर हुई या नहीं, ये आप कमेंट में बताइएगा। या इस वजह से देखो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? भारत की इकलौती महिला जो लोकसभा की स्पीकर रही, अगर मीरा कुमार के अलावा कोई नहीं हुआ हो तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? मीरा कुमार। तो आप तो ये समझिए हम पहली महिला तो पढ़े थे, लेकिन इकलौती महिला, तो जाहिर सी बात है जब आप पहली महिला पढ़ी, अगर कोई और नहीं है तो इकलौती महिला भी यही हो जाएंगी। अब ये समझने वाली, ये कॉमन सेंस है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके गलत होते हैं एग्जाम में भी, आप सब कुछ पढ़े हैं, आप अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, तो उसको एक्सरसाइज करवाइए और जितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं करिए। मैं यहां जितनी भी चीजें बताता हूं ये फ्लो चार्ट में सब PYQ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं।
या आने वाले किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होंगे, मैं इस तरीके से बताता हूं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप लोकसभा का चुनाव तो करा रहे हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होगी। जैसे मैं कहूं कि क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, तो अगर आपकी एज 25 है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो न्यूनतम एज कितनी हो गई, 25 साल। अब एक बार आप सांसद बन गए लोकसभा के, तो आप कितने दिन तक रहेंगे, तो जितने दिन लोकसभा रहेगी उतने ही दिन आप रहेंगे। तो उससे क्या होगा, टेन्योर फिक्स हो जाएगा। तो लोकसभा का टेन्योर कितना है, 5 साल। कितना है, 5 साल। 5 साल में आप सरकार बदलती है, आम चुनाव होता है ना। अब जैसे 2019 के बाद 2024 में फिर चुनाव होगा, जो जीतेंगे वो सरकार बनाएंगे। अब समझने वाली बात यह है, क्या लोकसभा का एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब क्या 5 साल से ये 5 साल 1 महीना 2 महीना 6 महीना, तो हाँ हो सकता है, लेकिन 1 साल के लिए। कितने साल के लिए एक्सपेंशन हो सकता है, 1 साल के लिए। और इसकी शर्त क्या है, अगर इमरजेंसी लगी हो तो, जब इमरजेंसी बताएंगे तो उसको और अच्छे से बताया जाएगा। अब इतनी चीजें जब आप समझ लिए, तो अब समझिए लोकसभा की सीटों को। लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मैक्सिमम सीट, अधिकतम सीट कितनी है, अभी कितनी है, कितने लोग राज्यों से चुने जाते हैं, कितने लोग जो है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज से चुने जाते हैं। तो ये दोनों पूछता है कि अधिकतम कितनी है और अभी कितनी है, इस चीज को समझिए। तो अधिकतम जो सीट है वो कितनी है, 550। कितनी है, 550, जिसमें से स्टेट से चुना जाता है 530 और यूटीज से चुना जाता है 20। ये आपका करंट है। दूसरी चीज, अभी कितनी लोकसभा सीटें हैं, जो अभी लोकसभा चल रही है भाई ना, अभी तो सेशन भी चल रहा है, तो लोकसभा सीटें कितनी है यहां पे 543। पहले ये 545 हुआ करती थी। अब पूछे कि कुल कितनी सीटें हैं प्रेजेंट में, तो आप 543 बताएंगे। पहले 2 सीटें, मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती थी। किसके लिए, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्व होती थी, और इसको प्रेसिडेंट चुनते थे, मनोनीत करते थे। अब इसको हटा दिया गया है, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया ये भी पूछता है, तो वो है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। लागू ये 2020 में हुआ था, लेकिन ये एक्ट कब आया है, 2019 में आया है। तो अब हम पहले ये था कि जिसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, तो राष्ट्रपति क्या करते थे, मनोनीत करते थे। लेकिन अब सरकार ये मानती है कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, तो ये प्रावधान अब खत्म कर दिया गया। और किससे खत्म किया गया, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और इसी के साथ हमारी 545 जो लोकसभा की सीट थी, अब कितनी हो गई है, 543 हो गई है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपसे पूछ दे कि कितनी सीटें हुई, तो 543 हुई। अब देखिए स्टेट से कितना, 524, सॉरी 24 की जगह मैंने 43 लिख दिया, 524। और यूटीज से अभी कितना हमने भरा है, 19। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 543 हुआ। तो अब एक चीज समझ जाइए कि अब ये 545 नहीं है अधिकतम सीट, सॉरी अधिकतम नहीं, प्रेजेंट में अभी जो टोटल सीट है वो, और मैक्सिमम पूछेगा तो कितना, 550। तो अब हम लोकसभा की सारी बातें समझ गए, सीट समझ गए। अब लोकसभा का डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में हमको यह समझना है कि राज्यसभा का नेचर कैसा है। सबसे पहले समझना है कि जैसे लोकसभा हमने बताया कि 5 साल में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर आम चुनाव आएगा और फिर नई लोकसभा आएगी। आप ये सुनते भी आए हैं और जानते भी हैं। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो स्थायी सदन माना जाता है। स्थायी मतलब परमानेंट है, ये कभी भी विघटित नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो देखिए यहां जब बात आई कि इसके डिसॉल्विंग की, तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका नेचर कैसा है, परमानेंट है, स्थायी है। कैसा है, परमानेंट है। अब आपको एक चीज समझ में आएगी, जब ये परमानेंट है तो क्या इसके सांसद भी परमानेंट होंगे। तो जब भी पूछता है एक क्वेश्चन, देखो इस तरीके से पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, इन दोनों में बहुत अंतर है।
राज्यसभा का जब कार्यकाल पूछेगा तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा तो परमानेंट है, ये तो हमेशा है ना, इसका कहां से कोई कार्यकाल हुआ। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। आप लोकसभा पढ़ते हैं तो लोकसभा का भी कार्यकाल होता है और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन इसी वजह से होता है क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये हमेशा है, परमानेंट है, ठीक। लेकिन इसके सदस्यों के कार्यकाल जो है वो कितना है, 6 वर्ष है। तो लोकसभा से कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा। अब आपको समझना यह है कि राज्यसभा में अगर आपको चुनना है और आपको इसका सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30। लोकसभा में हमने कितना पढ़ा अभी, 25। अब देखिए जैसे मैं पूछ रहा हूं कि कितना पढ़ा तो आप तुरंत रिप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा, हमें तो याद है ही है, आपको याद करने के लिए पूछ रहा हूं कि लोकसभा में कितना था, ये 25 था और राज्यसभा में कितना है, 30 है। और सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। हमेशा पेपर में ये कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल, और लड़के हमेशा गलत मार के आते हैं 6 साल। राज्यसभा का कार्यकाल इसीलिए मैं चौथी बार बता रहा हूं, परमानेंट नेचर है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब राज्यसभा का पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मैंने बताया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन होगा, उपराष्ट्रपति होंगे। आप पढ़े थे ना वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट में आपने क्या पढ़ा था कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के, पदेन सभापति राज्यसभा के कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और वहां पे एक क्वेश्चन और आया था, वो यहां भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसके अध्यक्ष उसके मेंबर नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति इनके मेंबर है राज्यसभा के, नहीं ना, ठीक। तो जब इसके मेंबर नहीं है तो इसके सभापति भी यही हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ कि कौन से ऐसे सदन के अध्यक्ष उसके मेंबर नहीं है, उसके सदस्य नहीं है, तो वो कौन सा पद है, उपराष्ट्रपति, ठीक। और इसके क्या हुए, ये पदेन सभापति हुए। अब समझने वाली बात जैसे कि उसमें कि वहां निर्वाचन, लोकसभा में जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि वहां के सांसदों का निर्वाचन कैसे हो रहा था, प्रत्यक्ष, हम और आप चुनते हैं। लेकिन यहां पे निर्वाचन, आप राज्यसभा के इलेक्शन में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, तो यहां जाहिर सी बात है अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और जब भी अप्रत्यक्ष बात आएगी, वो प्रेसिडेंट के लिए आए, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आए या राज्यसभा के सदस्यों के लिए आए, तो किसी ना किसी पद्धति से होगी। और वो पद्धति क्या होगी, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, तो वो किससे होगा, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होगा यहां पे, और सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट के साथ होगा। अब देखिए सिंगल एंड ट्रांसफरेबल और रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में था, एकदम था। अब एक चीज वहां पे जो थी वो थी सीक्रेट बैलेट, वहां पे क्या है, सीक्रेट बैलेट में। लेकिन राज्यसभा की जब बात आती है और राज्यसभा के सदस्यों की बात आती है तो ये होता है ओपन बैलेट से। अब यहीं पे क्वेश्चन जो है एक एडिशनल बार बार ये पूछ लेता है, अभी तक आप ओपन बैलेट कहीं नहीं सुने थे। ओपन बैलेट से चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक। अब राज्यसभा जब हम पढ़ेंगे तो ये समझाएंगे कि कौन राज्यसभा के चुनाव, कितना उनके सदस्यों का, कितने लोग रिटायर होंगे। अब ये बताइए टोटल सीट कितनी है राज्यसभा की, तो राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है, 250 सीट है। और टोटल सीट में स्टेट्स के पास कितना है और यूटीज के पास 238। मैं टोटल सीट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक। तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत होंगे, 12। अब राज्यसभा में आपने एक चीज ये देखा कि लोकसभा में जो लोग मनोनीत हो रहे थे वो प्रावधान खत्म हो गया एंग्लो इंडियंस का, तो अब राज्यसभा में सारे लोग कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे, सॉरी लोकसभा में सारे लोग कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे। लेकिन राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, मनोनीत मेंबर होंगे। और जब भी मनोनीत की बात आएगी तो मनोनीत कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। कितने लोगों को करेंगे, तो 12 लोगों को करेंगे। और 12 लोगों का क्षेत्र, फील्ड क्या होगा, किस क्षेत्र से, तो वो क्षेत्र होगा या तो वो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, या साइंस विज्ञान, या कला आर्ट, या समाज सेवा सोशल सर्विस में। ये चारों क्षेत्रों से 12 लोगों को नॉमिनेट कौन करता है,
राष्ट्रपति करते हैं। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य थे कांग्रेस सरकार में, तो वो नॉमिनेट थे किस क्षेत्र में? खेल। और खेल को मान लीजिए किस में किसी में ले लिया गया। तो जरूरी नहीं है कि यहां पे कहा गया कला, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य। तो खेल एक क्या है? कला है। पेंटिंग एक क्या है? कला है। गाना गाना क्या है? एक कला है। तो इस तरीके से तो आप ये नहीं, कला में आप इसको बांटिएगा मत, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसको संकीर्ण मत करिएगा, छोटा मत करिएगा। इसका दायरा काफी ब्रॉड है, नैरो माइंडेड यहां पे नहीं है। तो इन 4 क्षेत्रों से कितने लोग आएंगे? 12 लोग आएंगे, और इनको नॉमिनेट कौन करेंगे? राष्ट्रपति सर करेंगे। इसी के साथ राज्यसभा जो है हमारी समाप्त होती है। अब अगली क्लासेस में जब हम स्टार्ट करेंगे तो लोकसभा डिटेल में और राज्यसभा डिटेल में, टाइप्स ऑफ बिल, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।